आए हैं लास्ट मोमेंट पे। तो मुझे अगर आप 10 सेकंड में कुछ बात करें तो मैं आपको बात करूं, नहीं तो मुझे क्या है कि कुणाल से मुझे बहुत गालियां पड़ेंगी, इसको मैंने बहुत देर से रोका। कुछ है, यू हैव टू से समथिंग। सर मैं सिर्फ 2-4 मिनट ही बोलूँ, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी बोलूंगा। हाँ सबसे पहले आप सबको नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार। देखिए हमारा जो सनातन धर्म है वो तो एक वट वृक्ष है और उसमें सब तरीके से समाहित है। जो माने ना माने कैसे भी रहे, आप उसमें उसके इर्द गिर्द रहते रहिए। मैं अभी हम लोग आपस में बड़ी परिचर्चा करते हैं कि आखिर हम नीचे चले जाते जा रहे हैं, हमारे खुद की जनरेशन के लोग और हमसे बाद वाले जनरेशन के लोग धर्म के बारे में ज्यादा कुछ जान, जैसे कि अगर हम बोले कि हमारी पूजा पद्धति थी पंचोपचार, षोडशोपचार, मुझे नहीं लगता कि हमारे आसपास के युवा वर्ग में, हमारी एज वर्ग के लोग हैं जो कि पंचोपचार जानते होंगे। मतलब मैं कह रहा हूँ सारे श्लोक और विधि विधान करते हुए पूजा करते होंगे। तो ये सब चलिए ठीक है, हम छोड़ भी देते हैं। फिर भी हमें कुछ ना कुछ प्रयोजन करने पड़ेंगे। जैसे सर की वजह से हम आज लोग इकट्ठे होकर के बात कर पा रहे हैं। मंदिर अगर नहीं जा पाते हैं तो हमें इकट्ठा तो होना पड़ेगा। और दूसरी बात है, हमें चर्चा करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी। एक श्लोक से भी अगर हम जैसे अगर हम शुरुआत करें शांति मंत्र के साथ में, जगत के कल्याण की भावना के साथ में बातचीत हमने शुरू करें। और जो मंत्र है हमारे, जैसे वेदों के मंत्र है कि पूर्ण पूर्ण कहते हैं ना कि एक तो मतलब श्लोकों के साथ में अगर हम शुरुआत करें और अंत करें तो धीरे 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 एक माहौल, जैसे ज्यूस ने अपने हिब्रू को फिर से उन्होंने पुनर्जीवित किया। डिक्शनरी लेके बैठते थे और उन्होंने कहा कि नहीं, हमको हिब्रू में ही बात करनी है। उनको कुछ पता नहीं था, लेकिन हिब्रू फिर से वहां पे पैदा हो गई, जन्म ले लिया उसने। तो हम अगर संस्कृत के लिए डिटरमाइंड हो जाए और ना संस्कृत करें तो भी हम अगर अपने वेदों के कुछ ऋचाओं के प्रति और श्लोकों के प्रति सतर्क हो जाए, शायद हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमें उसमें चर्चा तो करनी पड़ेगी। और जो कि शुरुआत क्या, हम तो लगातार ये देख रहे हैं कि आज हम लोग चर्चा तो कर ही रहे हैं इस बारे में। और सूद सर का मैं बार बार मतलब इसीलिए शुक्रिया शुक्रिया भी, मतलब उर्दू वर्ड हुआ बार बार मतलब देखिए प्रवीण, मैं तो कोई दूसरा इशू लेके आया था। मैं तो देखो इशू दूसरा लेके आया था। यहाँ इशू कुछ होता है, उसके दूसरे चीज पे चले जाते हैं, और वो जो चले जाते हैं अच्छे टॉपिक पे जाते हैं। मुझे किसने कहा कि आप ऐसा है जो इशू एक इशू पे टिके, मैंने कहा नहीं, मैं एक इशू पे नहीं टिक सकता। मैं चाहता हूँ जितने मेरे यहाँ लोग हैं, अब हिरन में बैठे हैं, हंस रहे हैं, सुन रहे हैं, थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि जो इशू हो हमारे नेशन के लिए हो, हमारे धर्म के लिए, वो चलता है। हाँ ये जरूर है, हम 4 घंटे के ऊपर बैठ गए हैं, लेकिन इस टाइम पे एंड में मैं सोचता हूँ कि हिरन में, यू वांट टू से समथिंग? नहीं, तो मैं बेसिकली कुणाल, तुम्हारा जो एक क्वेश्चन है, ताकि तुम मुझे कुछ पीछे से सामने तो नहीं दोगे, पीछे से गालियां दोगे कि मुझे रोक के रखा। आप बोलो। आप सर मेरे 2 क्वेश्चन है और 3 पॉइंट्स है। सर उज्जवल, मैं किसी को गालियां नहीं देता हूँ, अगर मन में आता है तो फिर कभी कभी किसी को मुंह से निकल जाती है। बाकी मेरा क्या है कि मैं मुंह पे बोल लेता हूँ, पीठ पीछे नहीं। तो मेरे को ये चीज बुरी लगी है, ये मेरे साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बोलो। और सर मैं 2 क्वेश्चन है कि सर हमने देखा कि भाई, अब थोड़ा मैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूंगा। हमने रिलीजन की बात बहुत कर ली, अब नेशनल सिक्योरिटी पे, कि हमने देखा कि पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर ने दलाई लामा को ओपनली विश किया। तो क्या हम चाइना की वन चाइना पॉलिसी को कूड़े में डाल रहे हैं? तो देखो इसमें क्या है, इसमें सुनो, मैं तुम्हारा जो बात समझ गया। चाइना की जो वन पॉलिसी है ना, वन नेशन पॉलिसी, वो इसके साथ नहीं है, वो है उनकी अपना ताइवान के साथ। अब दूसरी बात कहते हैं कि जो पीएम ने बात की, इनको फर्स्ट टाइम दलाई लामा को विश किया। एक इंडिया ने चाइना को शो कर दिया कि यस वी आर देयर। तुम यहाँ पे हमारी कंट्री में जो कुछ उल्टा सीधा करते रहोगे वो नहीं चलेगा। बॉर्डर में हमारे साथ तुम झगड़ा कर रहे हो, नहीं चलेगा। कश्मीर के ऊपर तुम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, नहीं चलेगा। नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी कर रहे हो, नहीं चलेगा। तो बेसिकली इंडिया ने फर्स्ट टाइम, इससे पहले भी जब पीएम मोदी ने शपथ ली थी 2014 में, तो उन्होंने जो दलाई लामा का जो यहाँ रिप्रेजेंटेटिव है उसको बुलाया था। इवन हमारा क्या कहते हैं, जो ताइवान में ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उसने बुलाया। तो वो का जो ये
मैंने कहा आप बात करते हैं तिब्बत है, तिब्बत कहाँ है? तिब्बत के ऊपर बात करो, वहां पे एक जाइए, चाइनीज एम्बेसी के सामने डेमोन्स्ट्रेशन करिए। ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा है वो भी आरएसएस के उससे रखा हुआ है, जो कि बेसिकली आम आदमी को समझ भी नहीं आता। हमको वो नाम रखना है जो वर्ड को समझ में आए। अगर यहाँ पे हम जाके इन पे डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, एक यहाँ पे एक लेक्चर कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, डिस्कशन ऑर्गेनाइज करते हैं, अभी तो हम इस पे कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, अगर उस पे हम डिस्कशन करते हैं और ये कहते हैं कि चाइना को लिबरेट तिब्बत, मैंने कहा आपको मैं कुछ लोग बताऊंगा जो बैठे हैं इस टाइम पे आपके इवन लेह लद्दाख में, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनको लेके भी आऊंगा, और वो बेसिकली ओरिजिनली तिब्बतन है या बेसिकली लेह के लोग हैं। तो इसके ऊपर क्या है कि जो एक पीएम मोदी ने चैलेंज किया है उससे चाइना थोड़ा सा हिल गया, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तिब्बत के ऊपर या अपने इश्यूज के ऊपर। ये अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत भारी गलती थी जब उसने 2003 में चाइना जाकर के वहां एक्सेप्ट किया कि तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना। उससे पहले हमने बेसिकली एक्सेप्ट नहीं किया था, हाँ उसको चैलेंज नहीं करते थे लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया था। उसने सिर्फ क्या है कि अटल बिहारी वाजपेयी, मैं कहूँ कि बेसिकली विजन कम था या बहुत वीक प्राइम मिनिस्टर थे, या उनके एडवाइजर्स ऐसे थे जिन्होंने उनको करने को कहा कि ये जरूर था कि तो आपको मानना पड़ेगा सिक्किम इज पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि चाइना की एक पॉलिसी है कि जो बहुत टाइम से था तिब्बत इज पाम, कि जो 4 फिंगर्स हैं ये दे आर पार्ट ऑफ चाइना, सिक्किम, भूटान, लेह लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और नेपाल। तो उसमें से सिक्किम निकाल दिया वो तो ठीक है, लेकिन इनको जो पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए बात इन्होंने अपनी एक हिसाब से उंगलियां काट दी। लेकिन अब पीएम मोदी ने क्वेश्चन उठाया, अब क्वेश्चन तो नहीं है, पीएम मोदी ने जो चाइना को पता था उससे हो गया, उनके ग्लोबल टाइम्स से भी आर्टिकल आने शुरू हो गए, और ये हमको इस टाइम पे करना पड़ेगा चाइना को, तुम बेसिकली हमारी एंट्री रोकते हो यूएन के अंदर, हमको परमानेंट सीट नहीं लेने देते, वो चाइना का। अगर वहां पे कोई बेसिकली जैसे इवन पाकिस्तान के को भी करने के लिए चाइना ने कई साल लगा दिए। तो हमारा एक बनता है कि हम चाइना को, अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती तो हम, हमारा बनता है इशू कि हम इसको करें। पीएम मोदी ने ये तो नहीं कहा कि उसने दलाई लामा को, लेकिन विश करने से ही चाइना हिल गया। तो आप सोचिए चाइना कितना कमजोर कंट्री है। हाँ, अब दूसरी बात करो। सर इसमें एक पूरा क्वेश्चन ये था कि हमें थोड़ा और एग्रेसिव होना पड़ेगा क्योंकि चाइना अपना फ्लैग मसल बहुत ज़्यादा फ्लेक्स कर रहा है। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि अफगानिस्तान लिटरली एक मैस हो गया है, फिर से अफगानिस्तान फिर से सिविल वॉर की तरफ जा रहा है, तालिबान फिर से वही कर रहा है जो उसने 20 साल पहले किया था। भले ही हम तालिबान से एंगेज करें, पर मैंने न्यूज़ पढ़ी 2-3 दिन पहले कि तालिबान, हमने जो एक डैम बनाया था मेजर प्रोजेक्ट जिसपे तालिबान अफगानिस्तान इंडिया का फ्रेंडशिप डिप्लोमेसी कर लो या फ्रेंडशिप, उस पर टारगेट हुआ है। तो हमें पता है कि भाई बैकडोर से सब बातचीत होती है, पर इससे कोई डील करने का रास्ता नहीं है। देखो बेसिकली क्या है कि यूएस ने अफगानिस्तान के अंदर इतने साल बिताए, इतने अपने फोर्सेस मरवा ली, बिलियंस एंड बिलियंस खर्च कर दिए, उसने अपनी लगा ली, उस तरीके से उन्होंने विड्रॉ किया, उस वजह से उन्होंने एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया। अब क्या है वहां पे क्या चल रहा है कि इससे क्या है कि वहां पे इनके साथ तालिबान नेचुरली आगे आ रहा है, और कुछ रशियन सोल्जर्स जो है वो जो अफगानी सोल्जर्स है वो तालिबान हैं। साथ में जो इन्होंने अटैक किया इस डैम के ऊपर जो इंडिया ने बिल्ड किया था, पीएम मोदी स्पेशली गए थे अफगानिस्तान उसको इनॉग्रेट करने के लिए। और ये जो डैम है इसको फ्रेंडशिप डैम कहा जाता है, ये बना है हेरात प्रोविंस में। हेरात प्रोविंस जो है वो पड़ती है ईरान की तरफ। इस टाइम पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर वो गए रशिया जाने से पहले वो रुके ईरान में भी काउंटर कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद वो रशिया गए, वहां भी बात किया। लेकिन दिक्कत क्या आ गई, क्या ईरान या रशिया इस पोजीशन में है कि वो इंडिया के साथ वो अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर सके। एक तो तालिबान, क्योंकि इंडिया ने भी वहां पे $3 बिलियन खर्च किए हैं, वहां पे डैम्स बना रहा है इंडिया में, ये वाला डैम भी बनाया उन्होंने फ्रेंडशिप डैम, साथ में पार्लियामेंट की बिल्डिंग खड़ी की है, साथ में उन्होंने रोड्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है। तो इंडिया का सारा ये वेस्ट आएगा। यूएस बिल बेसिकली एक, मैं कहूँ कि इररिस्पॉन्सिबल तरीके से उसने वहां से विड्रॉ किया है। और दूसरी तरफ क्या है कि पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि वहां चाइना है, क्योंकि चाइना का वहां पे एंट्री की एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसी को देखते हुए ताजिकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो विजिट किए थे पाकिस्तान की क्या कुछ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की कोई डिपेंडेंस नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कंफ्यूजन इस टाइम पे है, देखते हैं अगले कुछ दिनों में क्या पोजीशन बनती है। और ये जरूर है कि अब एक टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया से कहा था कि आप अपनी फोर्सेस भेजो, इंडिया उस टाइम पे सीरियसली सोच भी रहा था, लेकिन किसी रीजन पे इंडिया ये डिसीजन ले नहीं पाया।
अब देखते हैं कि इंडिया को कैसे डील करना पड़ेगा। तालिबान के ग्रुप्स हैं, 13-14 ग्रुप्स हैं, उसमें से 3-4 जो ग्रुप्स हैं वो प्रो इंडिया हैं, बाकी ग्रुप्स प्रो इंडिया नहीं है। लेकिन इसके ऊपर जहाँ पे ईरान की बात करें, ईरान की भी पोजीशन है, क्योंकि इनके जो फाइटर्स वो लड़ने गए थे वो गए हुए थे सीरिया में, वो वापस आ चुके हैं और उसका कुछ रोल है, इंडिया का रोल है। लेकिन जहां तक बात करते हैं पाकिस्तान, रशिया और दूसरी तरफ ईरान, ये तीनों कंट्रीज इस टाइम पे बहुत वीक फाइनेंशियली, बिकॉज इनके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं। तो चाइना भी अगर वहां घुसता है तो इंडिया के लिए फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। तो देखते हैं कि अगर कुछ दिन के अंदर गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट जो है वो साइलेंट नहीं बैठी। इससे पहले भी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे वो कहीं विजिट पे गए थे, तो ओमान स्पेशली रुके, क्योंकि ओमान के अंदर यही सारी डिस्कशन हुई है तालिबान की और यूएस के जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन तालिबान की बात यह है कि जो बात कहते हैं वो मानते नहीं है। अब इससे क्या है, पाकिस्तान को फायदा होता है। पाकिस्तान तो ये चाहता है कि उनके नेबरहुड में इंस्टेबिलिटी रहे, लेकिन अब कुछ दिनों में पता आएगा कि सिचुएशन क्या बनती है। हाँ, आगे बात करो। सर बाकी पॉइंट्स हैं कि सर एक पॉइंट है ब्लास्फेमी पे, जो प्रचिति और प्रचिति जी और बाकी सब बोल रहे थे। तो इस पे मेरा एक ही है कि भाई हमें थोड़ा सॉफ्ट डेमोक्रेसी से हट के फ्रांस मॉडल अपनाना चाहिए ब्लास्फेमी लॉस पर, कि अगर आप एक स्पेशल रिलीजन को नहीं, आप किसी भी रिलीजन को नहीं टारगेट करोगे। देखो या फिर ये मैं तो बताऊं, सुनो, ये लॉ ही ये नहीं देखो बेसिकली ये जो चल रहा है ना, ये चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली लगता है कि अपनी थोड़ी क्रेडिबिलिटी खत्म कर चुकी है और वो एक फॉल्स ईगो में जी रहे हैं कि शायद मुस्लिम सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनको कोई मुस्लिम सपोर्ट करने वाला नहीं है फ्यूचर के अंदर। अगर मुस्लिम वहां सपोर्ट करेंगे तो करेंगे शरद पवार को या कांग्रेस को कर देंगे, लेकिन शिवसेना को कोई नहीं करेगा। शिवसेना इस टाइम पे ऐसे लॉस लाने के बाद बैंकक्रप्ट हो जाएगी, ना तो उनके साथ हिंदू रहेंगे ना उनके साथ मुसलमान रहेंगे। और ये जो लॉ अगर पास करने के बाद ये डिफंक्ट भी हो सकता है कि ऐसा लॉ लाने के बाद हमारे लोग पार्लियामेंट में, इवन आपके सुप्रीम कोर्ट में इसके ये सेक्शन भी ले, अपील करें, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये एक बड़ा इमेच्योर और बड़ा इररिस्पॉन्सिबल टाइप का एक्शन है जो वहां की गवर्नमेंट लेने की लगी है। आप देखिए कि इवन मलेरकोटला एक डिस्ट्रिक्ट है जो पंजाब के अंदर है, यहाँ पे जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कह दिया, अमरिंदर सिंह ने, कि इसको हम डिक्लेयर करेंगे मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट। लानत ऐसे चीफ मिनिस्टर के लिए जो पावर में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर मैं अमरिंदर सिंह पे ये जनरल रानी वाला कंसेप्ट, जो उनकी बेटी है, उसका कंसेप्ट आपको पता होगा कि वो क्या करती थी सीएम हाउस में। और दूसरे 2 पॉइंट्स ये हैं कि क्या हम फिर से गुरुकुल स्टार्ट नहीं कर सकते और संस्कृत को फिर से जीवित नहीं कर सकते हैं। देखो, और सेकंड ये बेसिकली जो जीवित होंगी ना हमारी एफर्ट से होंगी, या हम इसको खुद शुरू करेंगे। अब गुरुकुल की जहां तक बात करते हैं, अभी कहते हैं कि ये जो अपना हमारे रिलायंस है या अंबानी हैं, ये कुछ गुरुकुल के स्कूल्स खोल रहे हैं। तो ये बिगनिंग तो है। और बेसिकली दूसरी बात है कि हमारे अंदर ये अवेयरनेस आई है, इतने साल तक तो किसी ने सोचा भी नहीं। अब तुम भी सोच रहे हो इसके बारे में और हम भी बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली एक अच्छी डेवलपमेंट है। हमारा सोचना इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब बोलो। सर गुरुकुल का ख्याल इसलिए क्योंकि मैं खुद 8th तक पढ़ा हूँ, वहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट लॉस थे कि भाई आपको ये ऐसा ही करना है। और लास्ट पॉइंट ये है कि अब सऊदी अरेबिया यूएई प्लानिंग कर रहे हैं इंडिया में, जामनगर स्पेसिफिक इंडियन ऑयल रिफाइनरीज में। और जो जामनगर में वहाँ पे ही इनका प्लांट में जो रिलायंस का प्लांट है उनमें इन्वेस्टमेंट होगा, जो अरामको के साथ डील हुई है। तो सर हाँ, यही मैं बोलना चाहता था। तो इन्वेस्टमेंट आएगा और ये देखो, आप इंडिया एक ऐसी कंट्री है इस रीजन के अंदर जहां पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जहां पे स्कोप है, जहां पे मैन पावर है, जहां पे रिसोर्सेज है, जहां पे डेवलपमेंट का स्कोप भी है। तो ये तभी कंट्री को, पाकिस्तान में तो जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और यहाँ पे अब देखो एक क्या हुआ है कि चाइना से आपकी सैमसंग की कंट्री उन्होंने निकाल लिया, सैमसंग को साउथ कोरिया ने, और उसका जो मेन हिस्सा दिया वो इंडिया को दिया, और वो जाके इंडिया के यूपी के अंदर को, जहां तक इसकी बात करें अपने यूपी के चीफ मिनिस्टर की, इनके वहां पे एक जो प्रोसीजर किया है, जो इन्होंने वहां पे इम्प्रूवमेंट किया है, वहां से 4.67 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है यूपी के अंदर। बहुत बड़ी बात।
तो ये जितना भी है, ये सारी कंट्रीज जो है इंडिया की तरफ आना चाह रही है, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रही है, और यहाँ पे कहते हैं कि यूपी के अंदर भी 30 लाख लोगों को जॉब मिलेगी। तो ये जो कंपनीज आ रही है, इससे इंडिया में जॉब मिलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, साथ में हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन जहां तक बात करते हैं हम पाकिस्तान या दूसरी कंट्रीज में, कोई भी कंट्री वहां जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करता। इसीलिए ये कंट्रियों का जिनका भी सबका इंटरेस्ट है वो है उनकी इकोनॉमी, एक उनको सिक्योरिटी जो इंडिया उनको प्रोवाइड कर सकता है। सर